हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम शुरू किए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें हम कांग्रेस की स्थापना का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। दरअसल में बीच में चैप्टर लाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि बीच बीच में हम देखते हैं कि जैसे कांग्रेस का जब हम स्थापना देखेंगे 1885 में, तो बीच बीच में उसमें जब अधिवेशन की चर्चा होगी तो आ जाता है कि 1909 में अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रणाली, फिर 1919 में ये चीज़ हो गया। तो जो अधिनियम भारत में बनाए गए उनको लेके कन्फ्यूजन होता है बीच के चैप्टर में। तो संवैधानिक जो हम विकास जब पढ़ लेंगे तो जो अधिनियम बीच में आएंगे, चाहे 1892 का हो, 1909 का हो, 1919 का हो, 35 का हो, जो भी आएगा तो हम समझ जाएंगे। इसलिए हमको बीच में चैप्टर लाना पड़ेगा। तो संविधान में भी है और इतिहास में भी है। तो अगर हम यहाँ पढ़ लेंगे इसको अच्छे तरीके से तो फिर चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा चाहे इतिहास में आएगा, हम उन प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो इसमें हम लाए हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम वीडियो 2 पार्ट में बनाएंगे। कारण क्या है, बहुत बड़ा ये है, इसमें कई अधिनियम बनाए गए हैं, चार्टर हैं। तो इसको 2 वीडियो में देखेंगे। पार्ट 1 है, पार्ट 2 बाद में आएगा। तो संवैधानिक विकास अगर हम देखें तो शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे अंग्रेज आते हैं, प्लासी का युद्ध होता है, 1757 में होगा। तो उनकी अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता जब प्लासी का युद्ध होगा तो उसमें स्थापित नहीं हो पाएगी। लेकिन जब 1764 में बक्सर का युद्ध होगा तो वास्तविक रूप से अगर अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता भारत में स्थापित देखा जाए तो किसमें होगा, किस युद्ध में, बक्सर युद्ध में, जिसमें मीर कासिम पराजित हो जाएगा, अवध का नवाब रहेगा, और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक। तो सब मिला के जब पराजित हो जाएंगे तो अंग्रेज़ों की वास्तविक सत्ता स्थापित होती है वो प्लासी युद्ध के बाद नहीं बल्कि बक्सर युद्ध के बाद स्थापित होती। प्रश्न भी पूछा जाता है अंग्रेज़ों की वास्तविक प्रभुसत्ता अगर भारत में स्थापित होती है तो कब, बक्सर युद्ध के बाद, जिसमें हेक्टर मुनरो उनका सेनापति रहता है, तीनों सेनाओं को बहुत बुरी तरीके से पराजित करके सबसे संधियाँ करते हैं। संधि के माध्यम से बहुत उनका प्रभुसत्ता स्थापित हो जाता है। फिर जब इनकी प्रभुसत्ता स्थापित हो जाती है तो 1765 का टाइम लेके 1772 तक का कार्यकाल 1765 से 1772 तक में अंग्रेज इतना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, इतना लूट घसोट अपने विलासिता पे, इतना कंपनी का पैसा खर्चा कर देते हैं। कितने का टाइम याद रखिएगा, 1765 से 1772 तक। तो इसीलिए इसको के.एम. पणिक्कर ने डाकू राज्य की भी संज्ञा दी है। इतिहासकार हैं, अच्छा प्रश्न भी पूछा जाता है कि डाकू राज्य की संख्या किस टाइम को दिया गया, 1765 से 1772 को। कंपनी ने इतना लूट घसोट किया, विलासिता के ऊपर इतना पैसा कंपनी का खर्चा कर दिया, तो धीरे धीरे उनको क्या लगने लगा कि हमको इस देश में नहीं रहना है, छोड़ के अन्यत्र क्षेत्रों में व्यापार करना है। लेकिन चूंकि अंग्रेज़ों को बड़ा उपनिवेश ब्रिटिश सरकार को स्थापित करना था, इसलिए कंपनी को रोके रहना चाहते थे। और रोके भी ये हुआ कि सरकार द्वारा, वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कहा गया कि हम आप रुकिए, वहाँ व्यापार करिए, हम आपको आर्थिक मदद भी देंगे। लेकिन अगर आर्थिक मदद कोई किसी को देगा तो उसकी बात भी माननी पड़ेगी। वैसे जब वहाँ की सरकार ने मदद की कंपनी को तो कुछ इनके ऊपर क्या अपनी बातें भी थोप दी। तो क्रमवार किस तरीके से ये संवैधानिक विकास हुआ, किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे भारत में डायरेक्ट अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष सत्ता कैसे स्थापित की, इसके बारे में हम संवैधानिक विकास में भी देखेंगे। इसकी झलक पूरी तरीके से मिलती है। तो भारत का संवैधानिक विकास अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि 2 स्टेप में है। ये 2 स्टेप में होगा। एक, कंपनी का जब प्रभुत्व रहेगा डायरेक्ट, इसका मतलब है कि सरकार ब्रिटिश की इनडायरेक्ट रूप से शासन भारत में करेगी, अर्थात कंपनी उसमें मीडिएटर है, कंपनी के माध्यम से शासन करेगी। फिर एक स्थिति आएगी डायरेक्ट क्राउन या सम्राट के अधीन भारत का शासन हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों स्टेप में इसको क्या किया गया है, डिवाइडेशन किया गया। देखिए भारत का संवैधानिक विकास, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासन और सम्राट के अधीन भारत का शासन। तो शुरू में आएंगे तो शासन, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही आएगी व्यापार करने, धीरे धीरे भूभाग पर कब्जा करके शासन प्रणाली अपनी स्थापित करेगी। अर्थात राजनीतिक और व्यापारिक एकाधिकार किसके पास रहेगा, कंपनी के पास रहेगा। अब संवैधानिक विकास पे हम आते हैं। तो इसमें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत शासन।
अर्थात 1773 से 1853 तक, कितना 1773 से लेके 1853 तक जितने भी एक्ट आएंगे वो कंपनी के लिए आएंगे, कंपनी के रेगुलेट करने के लिए लाए जाएंगे। इसको जानते रहिए। अर्थात कंपनी को रेगुलेट करेंगे या इनडायरेक्ट रूप से सरकार या भारत सरकार नहीं है, भारत को प्रशासित करने के लिए, शासित करने के लिए कंपनी को जो है क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो तमाम प्रकार के इसमें एक्ट आते हैं, कितने से कितना 1773 से 1853 तक जितने भी सुधार लाए जाएंगे अधिनियम एक्ट द्वारा वो कंपनी के लिए लाए जाएंगे। अर्थात यहाँ क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत शासन चल रहा है ना, तो उसी से संबंधित है। इसमें कौन कौन सा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, चार्टर 1793 है, चार्टर 1813 है, चार्टर एक्ट 1833 है, चार्टर एक्ट 1853 है। अब 1773 से लेकर 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासन है, तो इसके लिए लाया जाएगा ये। अब देखते हैं सम्राट के अधीन भारत का शासन, दूसरा है, एक तो हम देख लिए संवैधानिक विकास में 2 भाग में हम देख ही रहे हैं। तो सम्राट के अधीन भारत का शासन कौन कौन अधिनियम, अब डायरेक्ट, अर्थात कहने का मतलब अब डायरेक्ट सम्राट द्वारा, क्राउन द्वारा जो है शासित होगा भारत का शासन। अब उसमें कंपनी का रोल नहीं रहेगा। तो इसमें पहला अधिनियम कौन आएगा, 1853 के ठीक बाद हम जानते हैं कि 1858 आता है। तो 1858 से 1947 तक, अर्थात 1858 से शुरू होगा, 1947 जब देश आज़ाद हो जाएगा तब तक कहाँ से शासन रहेगा, डायरेक्ट सम्राट के अधीन रहेगा। अर्थात सम्राट के अधीन ही शासन रहेगा, वही पूरी नियुक्तियां करेगा, उन्हीं की देख रेख में डायरेक्ट अब भारत का शासन जुड़ जाएगा ब्रिटिश सरकार से। इसका कहने का मतलब इसमें क्या है, भारत शासन अधिनियम 1858 है, भारत शासन अधिनियम जो है 1861 है, भारत शासन अधिनियम 1892 है, भारत शासन अधिनियम 1909 है, भारत शासन अधिनियम 1919 है, भारत शासन अधिनियम 1935 है। अंतिम जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित कर दिया जाएगा 18 जुलाई 1947 को। तब जो है भारत में शासन क्या होगा, अंग्रेजों का समाप्त हो जाएगा विधिक रूप से। अब इसमें देखिए एक टेक्निकल चीज है, प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास कहाँ से शुरू होता है, भारत का, ध्यान से सुनिए, भारत का संवैधानिक विकास कहाँ से शुरू होगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से भारत का संवैधानिक विकास शुरू होगा। अगर पूछ लिया जाए भारत का संवैधानिक विकास कहाँ से शुरू होगा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत का भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत कहाँ होगी, तो भारत शासन अधिनियम जो है 1858 का। दोनों में अंतर देख लीजिए, समझ लीजिए फिर से। अगर पूछ लिया जाएगा भारत शासन अधिनियम या जो है भारत शासन का जो है इतिहास कहाँ से शुरू होगा, संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास कहाँ से शुरू होगा, तो जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। लेकिन पूछा जाएगा भारत शासन अधिनियम पृष्ठभूमि की शुरुआत कहाँ होगी, तो 1858। दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे भारत शासन अधिनियम, पूरा भारत शासन अधिनियम लिखा गया, कहीं देखेंगे तो इसमें जो है आपको काउंसिल एक्ट मिलेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। भारत शासन अधिनियम है, काउंसिल एक्ट का ही है, काउंसिल परिषद होता है, काउंसिल का मतलब। तो हमको मेन चीज़ क्या ध्यान रखना, उसमें जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, जो व्यवस्था दी गई हैं, बहुत टेक्निकल इसमें नहीं पढ़ना। भारत शासन अधिनियम है कि काउंसिल एक्ट है, वो दोनों सबका मतलब लगभग एक ही है, जो व्यवस्था दी जा रही है प्रशासन चलाने के लिए। तो इसमें अब हम आ जाते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में देखिए किस तरीके से जो है एक कंपनी आती है, पूरे इतने बड़े भूभाग पे कब्जा कर लेती है, धीरे धीरे जाके एक बहुत बड़ा उपनिवेश स्थापित हो जाता है। लेकिन एक किस तरीके से शासन किया जाता है, शासन का करने का तरीका देखिए, एक स्टेप बाय स्टेप एक जो है वहाँ के संसद द्वारा जो है या क्राउन द्वारा जो है एक नियम पारित करके एक नियमबद्ध तरीके से शासन किया जा रहा है। तो इसमें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाता है पहला।
चूँकि जो है हम जान ही रहे हैं कि 1600 में कंपनी द्वारा जो है, साम्राज्ञी द्वारा जो है उनको अनुमति पत्र दे के कंपनी खोल दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब जो है हम उसमें पहले आते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाया जाता है एक्ट, उसके बारे में। तो इसमें क्या व्यवस्था दी जाती है, बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है। क्या किया जाता है, बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया जाएगा। पहले क्या था कि बम्बई और मद्रास जैसे अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग जो है गवर्नर होते थे, वही जो है प्रशासन चलाते थे। अब क्या कर दिया गया, एक गवर्नर जनरल बंगाल के लिए नियुक्त कर दिया गया। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स होगा, वारेन हेस्टिंग्स पहला रहेगा। और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया जाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाएगा। 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया और बंगाल हो गया। यही जो है 3 प्रेसिडेंसियाँ उस समय थी उनकी। अगला क्या है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारिणी में 4 सदस्य होंगे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए चूंकि अब जो है एक ही गवर्नर जनरल उनका होगा, मतलब वारेन हेस्टिंग को बना दिया गया, बम्बई और क्या कर दिया गया, मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो अब इसकी सहायता के लिए कार्यकारिणी में 4 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। महत्वपूर्ण है, टीजीटी में प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो 4 सदस्य कौन है, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में रहेंगे, अर्थात वारेन हेस्टिंग के साथ 4 लोग लगाए गए। ये सीधा सा मतलब इसका ये समझिए। पहला सदस्य कौन है, फिलिप फ्रांसिस है, फिलिप फ्रांसिस पहला सदस्य है। क्लेवरिंग, मानसन और बारबाइल, ये 4 सदस्य हैं। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, बारबाइल, ये 4 सदस्य हैं। टीजीटी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार लोअर में भी पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस के, तो ये भी जानते रहिए कि यहाँ से भी प्रश्न बराबर बनता है। अगला होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात निदेशक मंडल, महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न में आ चुका है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति किस अधिनियम द्वारा की गई है, किस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, किस एक्ट द्वारा किया गया है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई है, या निदेशक मंडल हिंदी में कहा जाए तो उसके द्वारा नियुक्ति की गई। अगला देखते हैं 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि किस अधिनियम के तहत रेगुलेटिंग 1773 के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्यवस्था की गई है, स्थापना कब हो रहा है, 1774 में। कहाँ पर, कलकत्ता में हो रहा है। अब इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई 1774 में। अब जजों की संख्या देखिए, जजों की संख्या कितनी है, 4, मुख्य जज लेके। इम्पे, एलजी इम्पे, क्या नाम पूरा है, एलजी इम्पे, मैंने यहाँ जो है केवल इम्पे लिखा है, मुख्य न्यायाधीश से रहेंगे। इनके अलावा 3 जो है और न्यायाधीश, लिमिस्टर इनका नाम है, फिर हाइड, चैम्बर्स, चारों का नाम याद रखिए। मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में जरूर पूछा जाता है, लेकिन आपको नाम चारों याद रखने कि कौन 4 लोग हैं। इम्पे हो गया, एलजी ही इम्पे इनका नाम है, मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, लिमिस्टर, हाइड और चैम्बर्स, ये 4 लोग देखिएगा। जो 4 लोग हैं, कहीं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का नाम ना, इसलिए तुलनात्मक रूप से अगर याद करेंगे, जैसे एक जगह लिख के कि जो है 4 लोग गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में थे, ये 4 लोग जो है कहाँ थे, सुप्रीम कोर्ट में थे। अर्थात हम एक में वारेन हेस्टिंग के साथ 4 नाम लिख सकते हैं, एक इम्पे के साथ 3 नाम लिख सकते हैं, तो हमको जो है ऐसे तुलनात्मक रूप से याद भी रहेगा। देखिए, कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन अंतिम, जैसे भारत में है वर्तमान में अगर हम देखें तो अंतिम अपीली न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। लेकिन उस समय जो सुप्रीम कोर्ट नाम से है कलकत्ता में था, लेकिन इसके खिलाफ जो है इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल में जो है सुनवाई कराई जा सकती है। अंतिम अपीली न्यायालय क्या था, प्रीवी काउंसिल थी, इसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई, लेकिन इंग्लैंड जाना पड़ता। तो अंतिम न्यायालय अपीली न्यायालय नहीं था, अंतिम अपीली न्यायालय प्रीवी काउंसिल थी, इसको भी जानते रहिए। अब अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या है, नई बात क्या दी है। अब इसमें क्या करते हैं, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य अलग कर दिए। जैसे कंपनी, मैंने बताया कि पहले कैसे काम करती थी कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्य कंपनी देखती थी, लेकिन अब
84 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, राजनीतिक और व्यापारिक कार्य इनका क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा। अब देखते हैं अगर राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए तो कौन राजनीतिक देखेगा, कौन व्यापारिक देखेगा, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें जो है एक गठन कर दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य, कितने सदस्य, 6 सदस्य रखे गए थे। अब राजनीतिक जो है काम या राजनीतिक अधिकार किसको सौंप दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अर्थात अब कंपनी जो है केवल व्यापारिक काम करेगी, प्रशासनिक काम पूरे जैसे सैनिक हो गया या सैनिकों से जुड़ी कार्रवाई हो गई, किसके अधीन हो गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास हो गई, जो 6 सदस्य उसमें नियुक्त किए गए थे। तीसरा इसमें क्या बड़ा कदम उठाया गया, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बताया पहले जो है कई प्रकार की घटनाएं, स्वयं वारेन हेस्टिंग का नंद कुमार केस में अगर जानते हो, नंद कुमार के केस में क्या हुआ था, उसमें भी घूस लेने का था। तो कंपनी भ्रष्टाचार में संलिप्त होती जा रही थी उपहार के कारण। इसलिए क्या किया गया कि पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पे पूर्णतया क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। सब एकदम ऐसे याद होता चला जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा, ऐसे सुनते चले जाएंगे तो याद होता चला जाएगा। इसीलिए मैं भी इसको ऐसे पढ़ रहा हूँ कि आप लोगों को जो है याद होता चला जाए। तो आते हैं हम चार्टर एक्ट जो है 1813 के ऊपर। 1813 में इन्होंने क्या व्यवस्था की उसके बारे में हम देखते हैं, और यहीं से भी जो है प्रश्न भी बनता है। अब इसमें क्या होगा, कंपनी का एकाधिकार, अर्थात कोई चीज मोनोपोली है। एकाधिकार का मतलब सिर्फ मैं वो काम कर पाऊंगा और कोई नहीं कर पाएगा ना, इसका मतलब ये है एकाधिकार मोनोपोली, कि अगर मैं कोई चीज ऐसे तकनीक से बिस्कुट बना रहा हूं कि उस तकनीक से कोई नहीं बना पाएगा, वो मेरा एकाधिकार, मेरा मोनोपोली उस बिजनेस पे रहेगा। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें एक लाइन और याद रखना है कि चाय और चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार भी कंपनी जो है उस पर मोनोपोली रहेगा। अभी न कोई चीन से व्यापार कर पाएगा, न कोई चाय का व्यापार कर पाएगा। इन दोनों चीज़ों में चाय के व्यापार, चीनी नहीं, चीन के साथ व्यापार, तो चाय का व्यापार कंपनी पर मोनोपोली बनी रहेगी और चीन के साथ व्यापार के साथ मोनोपोली बनी रहेगी। बाकी सभी प्रकार के व्यापार से मोनोपोली हटा दिया गया। इसमें क्या व्यवस्था की गई कि अब कोई भी इंग्लैंड का व्यक्ति वहाँ से जो है लाइसेंस लेके पूरे भारत में जो है व्यापार कर सकता है। इसी का परिणाम भी हुआ, इसी का साइड इफेक्ट भी पड़ा कि पूरे इंग्लैंड के सब जो है ज़्यादातर लोग लाइसेंस लेके भारत में जो है पूरा कपड़ा से लेके जो रॉ मटेरियल, यहाँ के जो कुटीर लघु उद्योग थे, चूँकि इंग्लैंड के सब लाइसेंस ले लिए, पूरा इंग्लैंड चला आया लेके जहाज पे लाद के सामान ले चलो भारत में बेचो, पूरा भारतीय बाजार एकदम पड़ गए। यहाँ जो हथकरघा उद्योग था, बुनकर थे, सबको एकदम क्या हुआ कि सब अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई। चूँकि मशीनों के बने सामान थे, यहाँ हाथों के बने सामान थे, तो प्राइस को लेके हर लेवल पे प्रतियोगिता में टिक नहीं पाए। पूरा भारतीय बाजार जो है विदेशी मालों से पट गया। अगला देखते हैं, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान। महत्वपूर्ण है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान आएगा। बाद में पैसा खर्चा भी इतनी जल्दी नहीं होगा, चूंकि 1813 में प्रावधान हो जाएगा, इसी में फिर विवाद हो जाएगा, चूंकि इसमें कहीं इसका स्पष्टीकरण नहीं रहेगा कि वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाएगा कि यहाँ का एजुकेशन दिया जाए, अर्थात पाश्चात्य और प्राच्य विवाद इसमें आ जाएगा, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद आ जाएगा। बाद में हालांकि उसको मैकाले जो है क्लियरिफाई करेंगे कि नहीं जो है ये पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी, तो उतना डिटेल नहीं जाएंगे, उतना जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जानते रहिए। यहाँ जो है ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश हुआ। ईसाई मिशनरी धर्म प्रचार के लिए कई जो ईसाई मिशनरियों के कई जो है वहाँ के प्रशासकों ने कहा कि हमको जो है ईश्वर ने जो है भारत को दिया है ईसाई बनाने के लिए, तो तमाम ईसाई मिशनरियाँ आएंगी, उनके लिए तमाम धर्म विभाग खोले जाएंगे कि पूरे देश को जो है ईसाई बना लिया जाए, तो ईसाइयों का जो है प्रवेश होगा। अब अगला चार्टर आते हैं 1835 में। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। 35 में अब कंपनी का पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा।
अर्थात जो चाय और चीन का बचा था, ये तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यह भी उसमें एक अधिकार 1813 में समाप्त तो किया गया है, लेकिन और चाय और चीन के साथ पर इनका मोनोपोली बना हुआ है। लेकिन 1833 में क्या किया जाएगा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। जो चाय और चीन के साथ बचा था वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कंपनी का पूर्ण एकाधिकार व्यापार पर से कब समाप्त कर दिया गया, तो ये नहीं कि आप उसमें जो है जाएंगे, उसमें भी मोनोपोली एकाधिकार उनका जो है बना हुआ है चाय और चीन के साथ व्यापार पे। तो 1833 उसमें उत्तर सही होगा। बहुत बार कन्फ्यूजन के लिए चूंकि देगा विकल्प पे, कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन बनाने के लिए दोनों देता है, इसलिए आप जो है एकदम समझ लीजिए। तथ्यों में थोड़ा सा तुलनात्मक जब पढ़ेंगे तब आनंद भी आएगा, आपको प्रश्न याद भी रहेगा। तुलनात्मक, कंपेरिजनल स्टडी, कोरिलेशन स्टडी पर ध्यान दीजिए। तो अगला क्या है, भारत का शासन एकात्मक हो गया। एकात्मक का मतलब क्या है कि जैसे अलग अलग टाइप में थे, अब बंगाल के गवर्नर का पद क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया गया, उस पद को समाप्त करके केवल वहीं के जो गवर्नर जनरल थे उसके पूरे भारत जितनी प्रेसिडेंसी, जैसे बम्बई, मद्रास, सब प्रेसिडेंसी क्या करके एक करके, और जो अंग्रेजों का भूभाग था पूरे का गवर्नर जनरल सिर्फ वहाँ का बना दिए गए। पश्चिम बंगाल का जो उस समय गवर्नर जनरल, जैसे विलियम बेंटिंग थे, तो विलियम बेंटिंग थे तो इन्हीं को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इन्हीं को जो है इसलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। किसको, विलियम बेंटिंग को। कारण क्या है कि 1833 के शासन अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। तो बेंटिंग ही उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो इनको बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, या इन्हीं को जो है बेंथम के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, तो बेंथमवादी गवर्नर जनरल भी इनको कहा जाता है। ये भी याद रखिए, बेंथमवादी गवर्नर जनरल किसको कहा जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अगला आते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त सदस्य, लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति होती है। अतिरिक्त सदस्य विधिक रहेगा, ला का जानकार रहेगा जो आएगा इसमें, यानी लॉर्ड मैकाले जो था एक क्या था, ला का जानकार व्यक्ति था। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति होगी, किससे, 1833 के चार्टर के तहत। लॉर्ड मैकाले के समय में भारत में प्रथम विधि आयोग किसके समय में नियुक्त होगा, लॉर्ड मैकाले के समय। और विधि संहिता बनेगी इसी के समय, विधि संहिता बनेगी और भारत में प्रथम विधि आयोग। ये चीज़ याद रखेगी, ये भी प्रश्न आया है। जितना चीज़ लिखा गया लगभग प्रश्न पूछा जाता है, यही पूरा तथ्य भी इसका है। बहुत ज़्यादा इसमें जैसे बीच में भी कई इसमें चार्टर हैं, 2-3 चार्टर होंगे, लेकिन प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, तो उससे हमको मतलब नहीं है। जो मेन है, जो मेन तथ्य है वही हम रटेंगे। हमको परीक्षा पास करना, कोई विद्वान नहीं बनना है। तो यहाँ हो गया कि सदस्य लॉर्ड मैकाले आ गए, प्रथम विधि आयोग गठित हो गया, विधि संहिता बन गई। अब बेंटिंग के समय देखिए, बेंटिंग के समय सती प्रथा, बाल विवाह, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किए गए, भी महत्वपूर्ण है। जैसे राजा राम मोहन राय तमाम जो पश्चिमी विचारधारा से जो है तालमेल रखते थे, पश्चिमी विद्या को अध्ययन करके आए थे इंग्लैंड से, तो उसमें राजा राम मोहन राय का नाम जो है प्रमुख रूप से आता है, जो भारत के जो है आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में, आधुनिक भारत के पिता की श्रेणी में रखे जाते हैं। विलियम बेंटिंग को इस काम करने के लिए प्रेरित किया और उनसे जो है अनुरोध भी किया कि सती प्रथा, बाल विवाह को जो है उन्होंने क्या कराया, सती प्रथा में उनका विशेष रूप से योगदान रहा कि इसको जो है समाप्त करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। इसी तरीके से बाल विवाह भी था, एक बहुत बड़ी बुराई थी, तो इसको भी समाप्त कराया उन्हीं के प्रयासों से। पहला फैक्ट्री अधिनियम भी इन्हीं के समय पारित हुआ, विलियम बेंटिंग के समय। दास प्रथा को समाप्त किया गया, दास प्रथा को 1833 चार्टर में समाप्त किया गया। हालांकि जो है 1843 में दास प्रथा भारत में पूरी तरीके से समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक हम जो है समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब चार्टर एक्ट 1853 अब लास्ट जो है किसके, कंपनी के अधीन भारत अधिनियम में। तो इसमें देखते हैं 1853 में क्या है, कार्यपालिका व विधायिका का पृथककरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
कार्यपालिका का विधायिका के कार्यों का क्या होगा, पृथक्करण होगा। आज भी हम देख रहे हैं कार्यपालिका और विधायिका क्या है, अलग है। कार्यपालिका बहुत छोटा समूह, कार्यपालिका का मतलब जो विधायिका कानून बनाएगी उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किस पर है, कार्यपालिका पे है। जैसे सरकार है, इस समय केंद्र सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या है, विधायिका जो संसद है वो कानून बना रही है, इम्प्लीमेंट लागू कौन करवा रहा है, जो सरकार है, कैबिनेट है, उनके मंत्री हैं, अधिकारीगण, उसमें वो इम्प्लीमेंट उसको लागू करवा रहे हैं। तो कार्यपालिका और विधायिका के कारणों का वहाँ क्या होगा, पृथक्करण अलग अलग कर दिया जाएगा। इसके पहले सब एक ही में था, बहुत क्लासिफाइड जो है नहीं था। अगला आते हैं गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यपालिका में 20 सदस्य का पूर्ण सदस्य बना दिए गए। अब जो लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में आए हैं 1833 में, उसको यहाँ 1853 में क्या कर दिया गया, पूर्ण सदस्य बना दिया गया। जैसे किसी की अंशकालिक नियुक्ति होती है, उसको अंशकालिक की जगह जो है पूर्ण सदस्य बना दिए, वही स्थिति है। एक प्रकार से वहाँ अंशकालिक सदस्य था विधि सदस्य के रूप में, लेकिन जो है यहाँ के उसको जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में क्या कर दिया गया, पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अगला देखते हैं, आईसीएस की परीक्षा भारत में आयोजित की जाने लगी। बहुत दिनों से मांग थी, इसके लिए मूवमेंट भी चलाया गया था कई बार, जो है उम्र को लेके, स्थानों को लेके, विशेष रूप से इसमें जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोग जो है, आनंद मोहन बोस थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तमाम युवा लोग थे जो भारत में भी परीक्षा चाहते थे, उम्र को लेकर दावा करते थे। तो आईसीएस की परीक्षा भारत में आयोजित किए जाने का क्या कर लिया गया, इस अधिनियम में निर्णय कर लिया गया। तो इतना पूरा जो है तथ्यात्मक बातें था जो उसकी चर्चा हमने किया यहाँ। इस तरीके से देखिए, पढ़ते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, मेन तथ्य आपको जो है याद भी हो जाएगा। तो हमारा जो है पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 1858 से लेके 1947 आज़ादी तक का जो है हम अधिनियम देखेंगे। अब देखिए वो वीडियो आगे आएगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।